नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम आर पार। गल्फ में युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए और बातचीत से ही समस्या का हल यानी समाधान निकल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संकट शुरू होने के बाद देश में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और देश में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज एक बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुश्किल दौर में सबका एकजुट रहना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारा विपक्ष एकता की कैसी बानगी दिखा रहा है यह भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने संकट का बोझ आम लोगों पर डाल दिया है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सवाल है कि क्या विपक्ष उकसाने वाली पॉलिटिक्स राजनीति कर रहा है? आज इसी पर दिग्गज सांसदों के पैनल के साथ आर पार में मिनी संसद होगी। आज मिनी संसद हमारे साथ होगी। इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए और बड़े विश्लेषण के साथ स्वागत है आपका आर पार के आज के ब्रॉडकास्ट में। ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध के 24 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 24 दिनों में तेल गैस के ग्लोबल संकट का भारत पर नाम मात्र का प्रभाव पड़ा है और आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में युद्ध और इस खड़े हुए संकट के सभी फैक्टर्स पर खुलकर अपनी बात रखी है। पीएम ने यह भरोसा दिलाया कि देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की निगेटिव पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। लेकिन विपक्ष सियासी पिच से टस से मस होने को तैयार नहीं है। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, 100% कंट्रोल में है। सियासत का यह हाल तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में यह कहा कि युद्ध के चलते खड़ी हुई इस मुसीबत घड़ी में पूरे देश को एकजुट रहना होगा। इस बीच दुनिया के बड़े बड़े देश अब शांति के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बाद अब नेटो देश भी सीज फायर के लिए भारत से ही उम्मीद लगा रहे हैं। पोलैंड ने कहा है कि जंग रोकने में भारत विशेष भूमिका निभाए। लेकिन सवाल है कि जब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक तथ्य संसद में रख रही है, तो विपक्ष भ्रम वाली सियासत क्यों कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। जंग के बीच चाल चरित्र और मंशा का विश्लेषण। सरकार क्या कह रही है और ऑपोजिशन क्या कह रहा है। अलग अलग लोकेशन से तेल गैस के साथ अब तक 5 शिप भारत पहुंचे हैं। ये गवर्नमेंट का वर्जन है। विपक्ष कह रहा है सरकार ने युद्ध के बीच कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी बात, ईरान से बैक चैनल बातचीत के बाद युद्ध वाले क्षेत्र से एलपीजी वाले 2 जहाज भारत के झंडे वाले निकले। विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार ने ईरान से ऐतिहासिक रिश्तों को इग्नोर कर दिया, जबकि बैक चैनल से बातचीत हो रही है।
देश में घरेलू गैस का प्रोडक्शन बढ़ा, नए नए देशों से एलपीजी लाने की तैयारी सरकार कर रही है और घरेलू यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ा दिया है। लेकिन अब कैमरा इस तरफ आए, ऑपोजिशन आम लोगों को घरेलू सिलेंडर जमा करने के लिए उकसाया, बार बार कहा शॉर्टेज हो जाएगी, इवन पेट्रोल डीजल के लिए कहा जिसकी कोई शॉर्टेज फिलहाल नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रीमियम पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा हुआ, सामान्य कैटेगरी के दाम में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। यह गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर तेल की कीमतें इस समय बढ़ नहीं गई हो। अकेले अमेरिका में $5 बढ़ी हैं कीमतें। विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का भ्रम फैलाया जा रहा है और विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। अब कतर, जॉर्डन, ओमान, मलेशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब सब प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में। यह सरकार का पॉइंट है। विपक्ष, मोदी सरकार ने संकट का बोझ आम लोगों पर डाला, यह केजरीवाल का कहना है। अब आप सोचिए, कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे एकजुट रहने की अपील करी। जब कठिन समय आता है आपके परिवार में, आपके दोस्तों के साथ, आप क्या कहते हैं? सब एकजुट रहेंगे, मुश्किल निकल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही अपील करी, लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रहा है? विपक्ष सरेंडर वाले नैरेटिव पर अटका है, कॉम्प्रोमाइज का नैरेटिव चला रहा है। यह बड़ी बात है। और आज का बड़ा सवाल आपके साथ स्क्रीन पर यह है, जब देश में एकता जरूरी है तब विपक्ष पैनिक फैलाकर मनोबल तोड़ना चाहता है क्या? क्या पैनिक फैलाकर मनोबल तोड़ना चाहता है? आज आर पार में मिनी संसद है। मेरे साथ कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुखदेव भगत है, सांसद कांग्रेस पार्टी के, उनका बहुत बहुत स्वागत है। महुआ माझी है सांसद जेएमएम की। मेरे साथ अशोक मित्तल हैं सांसद आम आदमी पार्टी के। दीपक वोरा हैं पूर्व राजनयिक। आप तमाम लोगों का स्वागत है। दीपक वोरा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपक वोरा साहब, लगता है दीपक वोरा तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। सुधांशु त्रिवेदी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या सरकार की तैयारी नहीं है इस संकट से निपटने के लिए और यह संकट आम आदमी पर बोझ लेकर आएगा? यह बड़ा सवाल है ऑपोजिशन का। इसका जवाब क्या है? शुरुआत के 50 सेकंड आपको। सरकार की तैयारी ऐसे किसी भी संभावित संकट के लिए कितनी पुरानी थी, मैं उदाहरण के लिए देना चाहता हूं। भारत में अब रेलवेज का 100% लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, तो कम से कम आज रेलवे के लिए डीजल की जरूरत नहीं है। याद दिलाना चाहता हूं 1991 में जब कुवैत और इराक की लड़ाई हुई थी, खाड़ी संकट आया था। इतना भयानक संकट हुआ था कि आधी ट्रेनें लगभग बंद हो गई थी। आइए, आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 20% एथेनॉल का यूज पेट्रोलियम में हमने करने में सफलता हासिल कर ली है, यानी 20% हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर कम हो गई है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर दूरगामी, यानी ऐसा कोई संकट संभावित भी जब नहीं था तो सरकार ने प्लानिंग की थी। तीसरा, आप देखिए ऊर्जा की आवश्यकता में हमारी 50% इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी से है, वो हमने 2025 में अटेन कर लिया था। आप सोचिए कि ये परिस्थितियां नहीं होती तो क्या होता। उसके बावजूद ये बताया है कि पिछले कुछ दिनों में भी निरंतर स्थिति क्या रही है। 14 में 11 करोड़ लोगों के पास गैस के सिलेंडर थे, आज 36 करोड़ लोगों के पास है। इसके बावजूद स्थिति यह है कि एलपीजी की सप्लाई को भी सरकार ने कहीं बेहतर नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। और फिर भी किसी को शक और शुबा हो तो मैं कहना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पूरब दिशा में जितने देश हैं वहां क्या परिस्थिति हुई है आप देख लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद। और इसके बाद स्कूटर को 2 लीटर, यानी 2 व्हीलर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल, बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे लगता है। और आधे लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे सरकारी कर्मचारियों में। मुझे लगता है उन परिस्थितियों में अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में, आज भी उन्होंने कहा 41 देशों से एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने की प्रक्रिया चल रही है इस समय, यानी डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू लेकर। जो कुछ शांति समाधान के लिए चल रहा है वो अपनी जगह है। एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया है, मगर एक तथ्य जो रखा गया वो भी विचारणीय है कि मात्र 2 दिन के अंदर एलपीजी बुकिंग में 94% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2 दिन के अंदर दुगनी हो गई एलपीजी की बुकिंग। यह निश्चित रूप से एक विपक्ष के सांसद ने ओपनली बोला था, भाई जितनी एलपीजी ले सको उतनी ले लो, आगे संकट आने वाला है। ये जो आशंका, भ्रम पैदा कर
परिस्थितियां उत्पन्न की गई। और यह भी एक सत्य है कि ऐसे ऐसे लोग जो जमाखोरी में पकड़े गए, जैसे उत्तर प्रदेश में ही संभल में एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया, जिसके पास 55 सिलेंडर थे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुशलता से, दूरदर्शिता से भारत आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी आदत के अनुसार इन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित साध सके, राष्ट्रीय हितों पर आघात करके, तो ऐसे एक निंदनीय प्रयास में संलिप्त दिख रहा है। ओके, क्या मैं आपके पास आता हूं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, क्या आप कंफ्यूजन को बढ़ाना चाहते हैं या कंफ्यूजन को सॉल्व करना चाहते हैं? मैं अभी कुछ देर पहले पवन खेड़ा साहब को सुन रहा था, उन्होंने बाइट दी है, सरकार की विदेश नीति इतनी ढूलमूल नहीं होती तो भारत को नुकसान से बच सकता था। हम नरेंद्र मोदी से कभी नहीं कहेंगे कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि सीधा खड़े रहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से सीधे कहना चाहिए था कि ये जंग गैर कानूनी है। यानी हम ईरान से भी बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं, हम इजराइल से भी कह रहे हैं, फिनलैंड के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत बचाव कर सकता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, पोलैंड कह रहा है। डू यू थिंक वी आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, लेकिन ऑपोजिशन कंफ्यूजन ऐड करना चाहता है? हेलो, जी जी भगत साहब। हाँ, मैं अमित जी एक चीज मैं बोल रहा था, मैं अभी उनका सुधांशु जी की बात सुन रहा था। मैं तुलनात्मक बातें नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जो जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत क्या है? करीब 89 करोड़ लीटर पर डे हमारा खपत है, और यह हमारे पास, और प्रतिदिन जैसे सनराइज हुआ, करीब 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का हम वहां पे तेल हम प्रतिदिन खरीदते हैं, या धुएं में उड़ जाता है, ये जो कह लीजिए। हमारा स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? हमारा स्टोरेज कैपेसिटी 533 मिलियन है, 8 से 9 दिन के लिए है। गैस का 2 से 3 दिन है। तो ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बारे हम करें, ये अलग बात है। हमारे सरकार कर रही है, सब नियंत्रण में है, लेकिन तेल, महंगाई, सुरक्षा पर कोई स्पष्ट नीति जो होनी चाहिए वो नीति नहीं है। आपने क्या किया? माइलस्टोन की बात की, लेकिन रोड नहीं है। पर किस तरह की, लेकिन रोड नहीं है। मेरा सांसद साहब आपसे गुजारिश है, किस तरह की स्पष्ट नीति चाहिए? आप कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, किस तरह की स्पष्ट नीति चाहिए? भारत सरकार की स्पष्ट नीति है, उन्होंने तेल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, इंडिया में सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। अमेरिका, यूके हर जगह बढ़े हैं, अमेरिका में $5 तक बढ़े हैं, जर्मनी में बढ़े हैं, स्पेन में बढ़े हैं। इसलिए हाँ, मैं आ रहा हूं। ऐसा अमीश जी, अभी चुनाव है ना, तो चुनाव में सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर जितने मेजर्स हैं उसके प्रति लगता है हम वेलफेयर स्टेट चला रहे हैं। चुनाव के बाद जो हालात है, मैंने इसलिए कहा ना कि 89 करोड़ लीटर पर डे का हमारे कंजम्पशन है, और हमारे 2 चीज है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। लेकिन देखिए, जो चीज करी नहीं है, सुखदेव भगत, ये कितना इंटरेस्टिंग है, जो चीज अच्छी करी उस पे कह रहे हो चुनाव की वजह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो एलपीजी की कीमत क्यों बढ़ा दी? एलपीजी की कीमत तो 60 रुपए बढ़ा दी, वहां पे भी तो चुनाव है। क्या एलपीजी में तो ज्यादा इंपैक्ट आता है, पेट्रोल से ज्यादा एलपीजी पे इंपैक्ट आता है? देखिए, ये तो आप ही बात कह के फंस गए। ईरान के, सुनिए, ईरान के मिसाइल से या इसके इजराइल के मिसाइल से जरूर आग जल रही है, लेकिन हमारे भारत के रसोई में चूल्हा नहीं जल रहा, आग नहीं जल रही है। ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी बात, एक बात करें, आपने कहा 3,75,000 को हमें वहां से ले आए, लेकिन उनके रोजगार के क्या आपने कोई रोड मैप दिया? क्या कोई संसद इवैक्यूएशन रोड मैप के बारे आपने ओके, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। आपका एक लेजिटिमेट सवाल है कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। लेकिन मैं ब्रॉडर पिक्चर के लिए बता दूं, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुनाइट, क्योंकि आज हम एक सार्थक चर्चा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आरोप प्रत्यारोप सिर्फ हो, जवाब भी आए। ओके, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्लाई, एक पॉइंटेड सवाल है, रोड मैप क्या है? और आप इलेक्शन के कारण आपने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई, ये आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी, स्टिक टू टाइम लिमिट, 50 सेकेंड्स। बिल्कुल। पहली बात, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत और चीन के जहाज जा रहे हैं। चीन तो 80% तेल लेता था ईरान से, हम तो ना के बराबर लेते थे। इसके बावजूद चीन के अलावा सिर्फ हमारे जहाजों को जाने दे रहा है, फिर भी इनको डिप्लोमेसी में कोई भारत की कुशलता नजर नहीं आ रही। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट। एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है। एकमात्र प्रोडक्ट है जिसमें राज्य का कर अलग है और केंद्र का कर अलग है, और आज की डेट में कोई सब्सिडी देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है।
केंद्र या राज्य सरकार के पास एक ही अधिकार है कि वो अपना टैक्स कम कर सके। तो जो लोग आज हैं, ऐसा नहीं कि सब अपोजिशन में सत्ता में हैं। महुआ मांझी जी बैठी, इनकी पार्टी झारखंड में सत्ता में है, मित्तल साहब बैठे ये पंजाब में है, सुखदेव भगत जी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में। मैं पूछना चाहता हूं, जनता का जो दर्द आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए अपने राज्यों में कितना एक्साइज कम कर रहे हैं? ओके, अनाउंसमेंट टुनाइट, अनाउंसमेंट बाय ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सुखदेव भगत, मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन अभी महुआ मांझी भी है, अशोक मित्तल भी है। महुआ मांझी, आप अनाउंस करना चाहती है जेएमएम की सरकार जो टैक्स लगाती है वो टैक्स कम करेगी, जिससे पेट्रोल डीजल और सस्ता हो जाए। मेक अनाउंसमेंट, और इससे प्रेशर भी बढ़ेगा बीजेपी की सरकारों पर। देखिए, आप अनाउंस करिए अपने राज्य के अंदर। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसका बकाया पैसा दे ही नहीं रही है। हम तो कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए कि केंद्र सरकार हमारे हक अधिकार का पैसा नहीं दे रही है। 1,36,000 करोड़ जो कोयले की रॉयल्टी का बार बार चीख कर लोग मांग रहे हैं, वही दे दे, कम से कम उससे तो करे। मैया सामान दे रही है सरकार लोगों को, और जीएसटी में कितना घाटा हो रहा है। हर तरह से अपनी सरकार को, हमारी राज्य सरकार को कर्ज में डुबाने की तैयारी कर रखी है। और आप कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं देते हैं? वो जरूर देना चाहती है, क्यों नहीं देना चाहेगी? वो तो चाहती है कि हमारे राज्य का विकास हो, हमारे राज्य को नंबर 1 राज्य की बनाने की हर तैयारी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं केंद्र सरकार मदद करे, उनके बकाया पैसा उनको वापस करे। और ये तो आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए, मैं जनता की प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर आ गए। आपकी तो अपनी प्रॉब्लम चल रही है, आप कह रही है पहले हमें पैसे दे दो, फिर बाद में बात करते हैं जनता को राहत देने की। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अ क्विक रिप्लाई, क्योंकि सारे आपके ऑपोजिशन में, इसलिए क्विक रिप्लाई। एक ही पंक्ति में जो महुआ जी ने बोला उससे बहुत साफ हो गया कि इनको ये चाहिए कि केंद्र सरकार जब मदद करेगी केवल तभी ये जनता के लिए कोई सहायता करेंगे। यानी इन्होंने तो महिला सम्मान योजना के बारे में भी कह दिया कि भाई वो केंद्र से पैसा आएगा तो करेंगे। मतलब जनता के सामने एकदम स्पष्ट हो गया कि कोई भी सरकारें जहां इनकी हैं, ये अपनी सरकार के लिए कष्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए जनता का कष्ट से ज्यादा अपनी सरकार की सुविधा इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले केंद्र सरकार अपना अधिकार का पैसा तो वापस करे। सुधांशु जी, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को उनके निर्धारित से अधिक दिया हुआ है। और महुआ जी, ये जीएसटी में नहीं है। जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पैसा आता है ये केंद्र सरकार से नहीं आता है। आपको अलग अधिकार है। लगभग 33% टैक्स आप लेते हैं। तो जो 30%, यानी अगर आप मानिए 97 रुपए का पेट्रोल है तो 30-35 रुपया उसमें से राज्य ओके, यू मेड योर पॉइंट। और 30 के लगभग जी बिल्कुल, हमारी सरकार सब कुछ तैयारी करके रखी है, आने वाले दिनों में जरूर करेगी, ऐसे में पूरा लेकिन देखिए सब कुछ मैं अभी सुविधा दे रही है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सुन रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा के लिए अलग अलग योजनाएं भी हैं। ओके अरविंद, मैं आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चलता हूं, फिर मैं दीपक वोरा भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सुधांशु त्रिवेदी ये है, मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये मुश्किल वक्त है, इसमें साथ खड़े होना चाहिए। क्या आपको लगता है देश का ऑपोजिशन साथ खड़ा है? क्योंकि कोविड में भी हमने देखा था, संकट का वक्त था, पूरा देश एक साथ आया था। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि देश जिस चीज को पसंद करता है, ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं करती है। अभी लेटली एक एग्जांपल है, धुरंधर फिल्म आई है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सब उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। क्या करिएगा आप? देखिए, विपक्ष की फितरत क्या है मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज इनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर चिंता है। मात्र 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, हमारा सबसे बड़ा सप्लायर पेट्रोलियम का कौन था? रशिया। डिफेंस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया, ब्रह्मोस का सबसे बड़ा सप्लायर रशिया। तो क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं? क्यों नहीं रशिया की आलोचना कर रहे हैं? क्यों नहीं रशिया के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं? गजब है साहब। आज तेल को लेकर ये कह रहे ईरान के साथ होना चाहिए, तब तेल को लेकर रूस के खिलाफ होना चाहिए। अब आइए साहब, अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है आज की डेट में? अमेरिका। $150 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है, जिसमें $45 बिलियन हमारा सरप्लस है। उससे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आइए, इजराइल और गाजा की लड़ाई हुई, गाजा पे क्या आंसू बहाए? गाजा से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। इजराइल से डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में पूरा का पूरा सहयोग, इंस्ट्रूमेंट, और उसका हमारा दीपक वोरा जी उस विषय में ज्यादा बेहतर बताएंगे। उसके खिलाफ हो जाओ। यानी जहां जहां भारत की स्ट्रेंथ है
उसके खिलाफ सुखदेव भगत जी और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक मिनट अमीश जी, अमीश जी, मैं एक मिनट, हम लोग छात्र जीवन में थे 1991 में, एक मिनट में पूरी बात कह लूं, एक सेकंड, 1991 में खाड़ी संकट आया था, सद्दाम हुसैन वाली लड़ाई, और उस समय मैंने कहा आधी ट्रेनें बंद हो गई। मैं क्योंकि सुधांशु जी की सरकार रही है, मैं थोड़ा इन्हें बता दूं, दावे अब चुनौती से कहता हूं, क्या अटल अडवाणी का कोई बयान दिखाए 1991 पॉइंट है। सुखदेव भगत, सद्दाम हुसैन वाली रिजीम जब गिराई गई थी, जब तब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इम्पैक्ट पड़ा था, क्या एलके अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई बात बोली थी क्या? जो हमारा ईरान से हम ले रहे थे, अमेरिका के कहने पे इन्होंने बंद कर दिया हमारा, जबकि ट्रेड क्रेडिट भी हमें 60 डेज का मिलता था। तो जो अमेरिका ट्रंप कहे उसके अनुसार ये बातें करे। और आज स्थिति, मैंने क्या कहा, सवाल अगर हम पूछ रहे हैं तो हम आपको जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं, हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। और ये संकट ना, संकट सत्ताधारी दल का केवल नहीं है, संकट पूरे देश का है। जब पूरे देश का संकट है तो आज उस पर चर्चा हमारी होनी चाहिए, लेकिन आपने चर्चा भी नहीं की, इसलिए हमने कहा कि चर्चाएं भी होनी चाहिए। आप आए मन की बात की तरह अपनी बात बोल के चले गए। यहां स्थिति क्या है, ये तो आप जो जिस पे 90% हम उन पे डिपेंडेंट है, 90% डिपेंडेंट है, तो ये तो आत्मनिर्भर भारत ही नहीं है, ये तो आयात निर्भर भारत है। तो आयात निर्भर भारत पे हम दावा कैसे कर सकते हैं? तो भाषण तो आपने, इसलिए हमने कहा कि माइलस्टोन की बात आपने कही, लेकिन उस माइलस्टोन में रोड किधर है, रोड मैप किधर है, पूरी तरह कहीं गायब है। लेकिन मैं एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, अशोक मित्तल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक अच्छा एग्जांपल कोट हुआ, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या लाल कृष्ण अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 1991 में सद्दाम हुसैन की लड़ाई में इतनी बड़ी दिक्कत आई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ था, क्या इसी तरह का विषय बनाया था? सुखदेव भगत जी, आपके पास कोई जानकारी है तो बताइएगा, है कोई जानकारी आपके पास? निश्चित, मैं सुनिए, पहले ही बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हुई तो मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं, आपके गलत नीति के कारण ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान ने रसा को पार होने दिया, उनके शिप को, चाइना को पार होने देना। हमारे इतने जो संबंध थे, हमारा क्यों, हमारा भी तो पार हुआ, क्यों डिले हुआ? इसीलिए हमारा भी तो पार हुआ। यहाँ तो फायर सुखदेव भगत, या तो आप सुनना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते, हमारा भी तो पार हुआ। हम इस बात को कह रहे हैं, ये स्थिति क्यों हमारी आई? आप देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, हम अगर विश्व गुरु कहते हैं तो नेतृत्व होना चाहिए। विश्व गुरु का मतलब सरेंडर नहीं होता है। हमने नेम के माध्यम से हमने अशोक मित्तल वैश्विक पटल पे हमने भारत को वहां पे खड़ा किया था, हमने नेतृत्व प्रदान किया था। अभी तक अशोक मित्तल एक भी बारी नहीं बोले हैं। लेट मी गेट आम आदमी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अशोक मित्तल, आपको भी लगता है जो बात कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है भारत ने, सरेंडर कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, डू यू एग्री टू इट?